हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर के राय में। तो आज हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री का जो सीरीज कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हुए उसमें हमारा सब्जेक्ट आज साइंस होगा। साइंस का इससे पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। यूट्यूब पर क्लास अपलोड है, जिन साथियों ने क्लास नहीं देखा है वो क्लास देख लीजिए। चूँकि आप जब सीरियल में क्लास देखते हैं तो आपको समझने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। आप सीरियल में उसको क्रम बाय क्रम में उसको समझ पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप अगर क्लास स्किप करके देखेंगे या फिर अनसीरियल में देखेंगे तो आप उसको ठीक से समझ नहीं पाएंगे और को समझने में आपको परेशानी भी आ सकती है। अब हमने यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया है और उस प्लेलिस्ट में जो है सारा वीडियो आपको एक जगह कलेक्ट किया हुआ मिल जाएगा। अगर आपको सिर्फ एनसीईआरटी 360 डिग्री का देखना है वीडियो, चाहे आप हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी देखेंगे तो सारा वीडियो आपको एक जगह कलेक्ट किया हुआ मिल जाएगा। अब आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, आसानी से वीडियो मिल जाएगा और क्लास आप सीरियल वाइज में आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आगे देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन है। यदि आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर कहीं कोई इश्यूज आ रही है तो आप फिर भी कमेंट कर सकते हैं, चाहे वो समझने को लेकर के हो या फिर किसी और चीज़ को लेकर के हो। तो चलिए क्लास देखते हैं। इसमें आज हमारा जो चैप्टर 3 होगा, हमारा टॉपिक है परमाणु एवं अणु। क्या है? परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है, किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है? किसके अनुसार परमाणु जो है अविभाज्य होता है? तो ऑप्शन दिया है रदरफोर्ड, प्राउस्ट, कनाद और बोर। जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा कनाद। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। कनाद ने ये बात कहा था। कनाद के अनुसार क्या कहा था? कनाद कहे थे कि परमाणु जो होता है क्या होता है? अविभाज्य होता है। परमाणु क्या होता है? अविभाज्य होता है। व्याख्या लिखा है कि भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाद, ठीक है, महर्षि कनाद ने प्रतिपादित किया था यदि हम द्रव्य यानी कि पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा था। एक अन्य भारतीय दार्शनिक इनका क्या नाम था? पकुधा कात्यायन ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों में भिन्न भिन्न रूपों में क्या करते हैं? विभिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, जब आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा कनाद के बारे में, पकुधा के बारे में, पकुधा का मैंने कात्यायन हो गया, अब प्राउस्ट के बारे में, ठीक है, प्राउस्ट का नियम हो गया, ये सब आप पढ़े होंगे। ये सब आपको एनसीईआरटी जब पढ़ते होंगे स्थिर अनुपात का नियम, तो वहाँ इन सब जो है जो भी दार्शनिक हैं उनका नाम आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि भारतीय दार्शनिक जो परमाणु के बारे में मत एवं विस्तृत व्याख्या से संबंधित हैं कौन कौन है? तो यहाँ देखिए, फर्स्ट में लिखा महर्षि कनाद, पकुधा कात्यायन, भास एवं बारामिहिर। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा, एक तो महर्षि कनाद भी होंगे और दूसरा कौन होगा? पकुधा कात्यायन। बाकी ये जो बारामिहिर और भास, ये जो हैं ये इतिहास के दार्शनिक रहे हैं, लेकिन यहाँ जो हमारे साइंस के हैं, विज्ञान के जो हैं, वो महर्षि कनाद और क्या हो जाएंगे? पकुधा कात्यायन। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा, एक तो महर्षि कनाद हो जाएगा और पकुधा कात्यायन हो जाएगा, यानी 1 और 2। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 2। अगर हम महर्षि कनाद की बात करें, ठीक है, तो महर्षि कनाद ने ही क्या कहा था? यदि हम द्रव्य को क्या करें? छोटे छोटे कण में विभाजित करते जाएंगे तो अंत में एक सीमा ऐसी आएगी जो पुनः भी क्या होगा? विभाजित होना बंद हो जाएगा, यानी कि विभाजित ही नहीं किया जाएगा, अर्थात वह कहता सूक्ष्म कण होगा जो अविभाज्य रहेगा। ठीक है, और इस अविभाज्य सूक्ष्म कण को उन्होंने क्या कहा था? परमाणु कहा था। क्या कहा था? परमाणु। और पाकुधा कात्यायन थे, इसी चीज़ को क्या किए थे? विस्तार किए थे। और इसमें जो है विस्तृत मैंने शब्द को क्या कहता है? विस्तृत इसको समझाया था। कण समानता क्या होता है? संयुक्त रूप में पाए जाते हैं और हमें द्रव्यों के कहते हैं भिन्न भिन्न रूपों को क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं कि इसका व्याख्या क्या लिखा है। तो इसका व्याख्या लिखा है कि भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाद
ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य यानी पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें क्या छोटे छोटे कण क्या होंगे प्राप्त होंगे हो जाएंगे। अंत में एक सीमा ऐसी आएगी जब प्राप्त कण पूर्णतः क्या होगा पुनः कतः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात सूक्ष्मतम कण क्या रहेगा अविभाज्य रहेगा। जो सूक्ष्मतम कण रहेगा वो क्या रहेगा अविभाज्य रहेगा, और इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को क्या करेगा उन्होंने कहा था परमाणु कहा था। इसी असूक्ष्मतम कण को उन्होंने क्या कहा था परमाणु कहा था, अविभाज्य कण को। एक अन्य भारतीय दार्शनिक कौन थे पाकुधा कात्यायन ने इस मत को क्या किया था विस्तृत रूप से, इनको विस्तृत रूप से इन्होंने क्या किया था तो विस्तृत रूप से कथा किन्हें समझाया था, विस्तृत रूप से समझाया और कहा कि ये कण जो है समानतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों में क्या करते हैं प्रदान करते हैं। तो ये बात किसके बारे में कहा गया था तो परमाणु के बारे में। ठीक है, परमाणु। अब हम लोग परमाणु के बारे में देख लेते हैं, परमाणु पर चर्चा कर लेते हैं। परमाणु क्या था, तो परमाणु कहेंगे किसे, तो परमाणु कहेंगे तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु क्या होता है विद्युतः उदासीन होता है। परमाणु कैसा होता है उदासीन होता है। ठीक है, और देखिए इसमें जो अणु लिखा है तो अणु का मतलब होता है जैसे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होता है मॉलिक्यूल मतलब होता है जैसे कि कहते हैं कि तत्व तथा यौगिक का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो अणु होता है। ठीक है, देखिए जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, ठीक है, वह क्या होगा परमाणु होगा। और जो कहता है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसको क्या बोलेंगे अणु बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अणु बोलेंगे। तो चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि ग्रीक दार्शनिक जो परमाणु के बारे में मत एवं विस्तृत व्याख्या से संबंधित हैं, परमाणु के बारे में मत एवं विस्तृत व्याख्या से संबंधित हैं। यहाँ दिया डेमोक्रिटस, क्या दिया है डेमोक्रिटस, ल्यूसिपस, डाल्टन, इसमें से बता रहा है कि पूछ रहा है विस्तृत व्याख्या से संबंधित है और इसकी व्याख्या से संबंधित तो ऑप्शन में लिखा है 1 और 3, 1 और 2 और केवल 3 और उपयुक्त में से सभी। अब इसको बताना है कि इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इसको एक तो डेमोक्रिटस और दूसरा ल्यूसिपस। ठीक है, हमारा जो राइट आंसर होगा एक तो होगा डेमोक्रिटस और दूसरा होगा ल्यूसिपस। क्या होगा ल्यूसिपस। ये दोनों का चर्चा हमारे एनसीईआरटी बुक में की गई है। ठीक है, किसके रूप में तो दार्शनिक के रूप में, ग्रीक दार्शनिक के रूप में। ठीक है, ग्रीक दार्शनिक के रूप में एक तो डेमोक्रिटस हो गया और एक इनका नाम किया गया ल्यूसिपस का चर्चा किया गया। आइए व्याख्या में देखते हैं कि क्या लिखा है। तो व्याख्या लिखा है लगभग कहता है इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस क्या दिया है ल्यूसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को क्या करेगा पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इस अविभाज्य कणों को परमाणु अर्थात अविभाज्य कण कहा था। क्या कहा था अविभाज्य कहा था, परमाणु कहा था। ये सभी सुझाव जो है दार्शनिक विचारों पर आधारित थे और इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी में तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। ठीक है, कोई क्या हुए थे कोई कार्य उस तरह का जो भी प्रयोगात्मक कार्य था नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जॉन डाल्टन, क्या कहता है जॉन डाल्टन का जन्म किस देश में हुआ था। तो ग्रीस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में और नॉर्वे में। जब आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो एनसीईआरटी में कॉलम में देकर एक जॉन डाल्टन के बारे में लिखा है। तो जॉन डाल्टन का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था आपको इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अच्छा, इंग्लैंड में कब हुआ था, अगर ये पूछ दे कि कब हुआ था तो इसका जन्म, इनका जो जन्म हुआ था वो 1766 हुआ था। कब हुआ था 1766 में। कहाँ तो इंग्लैंड में, इंग्लैंड में इनका जन्म 1766 में हुआ था। ठीक है, और ये बिल्कुल ऐसा कहा जाता है ये बिल्कुल गरीब परिवार से थे और जुल्हा परिवार से थे। ठीक है, इसके बारे में और आगे देखते हैं कि इसके व्याख्या में क्या लिखा है। जॉन डाल्टन का जन्म 1766 में इंग्लैंड में एक गरीब जुल्हा परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की और 7 साल बाद वह एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। और 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए थे। वहाँ पर उन्होंने क्या किया, अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण में कतः शोध कार्य में व्यतीत किया। सन 1808 में उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। देखिए क्वेश्चन ऐसा आपको पूछा जा सकता है, कोई अगर क्वेश्चन पूछ ले कि उन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत कब दिया था, तो उन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में दिया था। कब दिया था 1808 में, जो कतः द्रव्यों के अध्ययन के लेकर एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ था। ठीक है, अब जॉन डाल्टन के बारे में हम लोग कुछ
चर्चा कर लेते हैं। तो जॉन डाल्टन जो है, इनको आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है जॉन डाल्टन को। चूँकि जॉन डाल्टन नहीं बताए थे कि परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु यौगिकों को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में क्या करते हैं? संयोजित होते हैं। ठीक है। डाल्टन ने बहुत सारा सिद्धांत दिए थे। जैसे अगर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की बात करें तो परमाणु सिद्धांत में कहेगा इसके अनुसार कहता है, परमाणु की मैंने डाल्टन के अनुसार कहा था, उन्होंने कहा था कि परमाणु क्या है? अविभाज्य है। परमाणु अविभाज्य है। परमाणु जो होता है भिन्न भिन्न तत्वों, क्या? तो भिन्न भिन्न तत्वों, द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण होते हैं। ठीक है। उन्होंने ही बताया था कि परमाणु क्या होते हैं? अदृश्य कण होते हैं, जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, जब आप पढ़ेंगे इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे तो आप हमें देखने को मिलेगा। चलिए तब तक देखते हैं हमारा क्वेश्चन 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का सृजन या विनाश नहीं होता। यह कथन किस नियम को परिभाषित करता है? ऑप्शन दिया, स्थिर अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम और संवेग का संरक्षण नियम। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा द्रव्यमान संरक्षण नियम। क्या होगा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। व्याख्या में क्या लिखा है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो सृजन किया जा सकता और ना ही विनाश। और ये बात किसने कहा था? तो ये बात भी डाल्टन नहीं कहे थे। ठीक है, ये बात भी डाल्टन नहीं कहे थे। डाल्टन जो थे, ये देखिए इन्होंने जो है क्या किया, डाल्टन का सिद्धांत क्या था? मुख्यतः रासायनिक संयोजन पर आधारित था। डाल्टन का जो सिद्धांत था वो मुख्यतः किस पर आधारित था? रासायनिक संयोजन पर आधारित था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है। जल के एक अणु में कहता है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का भार का अनुपात होता है। अब कितना होता है? तो ऑप्शन में लिखा है कि 1:16, 1:8 और 16:1 और 1:2। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा 1:8 होगा। चलिए इसको क्लीन कर देते हैं। कितना होगा? 1:8 होगा। कितना होगा? तो 1:8। चूँकि हाइड्रोजन आपका मिलेगा 1 के अनुपात में और ऑक्सीजन मिलेगा आपको 8 के अनुपात में। ठीक है। इसी तरह अगर आपको यहाँ तो पूछा है जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में पूछा है। ठीक है। अगर इसी तरह आपको अगर अमोनिया के बारे में पूछ ले कि अमोनिया में पूछेगा कि संयुक्त तत्व क्या क्या होता है, तो अमोनिया में सबसे पहले ये जान लीजिए, एक तो नाइट्रिक होता है, क्या होता है? नाइट्रोजन होता है और एक हाइड्रोजन होता है। एक क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। उसमें मान लीजिए कि इसमें जो नाइट्रोजन का जो अनुपात होता है, नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है? 14 अनुपात होता है और ये हाइड्रोजन का अनुपात उसमें 3 होता है। यानी कि उसमें अनुपात पूछिए, जब अमोनिया में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का अनुपात पूछे तो कितना होगा? 14:3 होगा। इसी तरह एक और पूछता है कार्बन डाइऑक्साइड का। चूँकि आप ऐसा पढ़े होंगे, आप एनसीईआरटी में पढ़े होंगे या फिर आगे और पढ़ेंगे, ठीक है ना, कोई सी स्टैंडर्ड बुक में भी आपको पढ़ने को मिला होगा। अगर यदि आप पढ़े होंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, अगर कार्बन डाइऑक्साइड में इस तरह का जो भार अगर पूछ ले, द्रव्यमान अनुपात पूछ ले, तो द्रव्यमान अनुपात की बात करें किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? एक तो पहले कार्बन देखिए, उसमें क्या होता है? कार्बन होता है और उसके बाद जाके ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन। तो जिसमें कार्बन कितना मात्रा में रहता है? कार्बन का 3 अनुपात में रहता है और ऑक्सीजन कितना रहता है? 8 के अनुपात में, यानी कि 3:8। ठीक है, ये रहता है इसमें। तो इस तरह से यहाँ हमने 2-3 क्वेश्चन देख लिया। एक तो जल वाला क्वेश्चन देखा ही था, जल में जिसमें हाइड्रोजन, एक तो जल वाला क्वेश्चन देखे ही हैं कि जल में क्या दिया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिया। हाइड्रोजन का अनुपात कितना है? 1 और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 8। उसी तरह अगर अमोनिया का पूछे तो अमोनिया में नाइट्रोजन का अनुपात कितना? अमोनियम, चूँकि अमोनिया में 2 तत्व है, 2 संयुक्त तत्व है। कौन कौन? एक तो नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, जिसमें नाइट्रोजन का जो है वो 14:3 है। नाइट्रोजन का कितना है? 14:3 है और हाइड्रोजन का जो है हाइड्रोजन का 3, हाँ, अमोनियम टोटल मिलाकर 14:3 होगा। यानी कि नाइट्रोजन 14 है, नाइट्रोजन कितना? 14 के अनुपात में और हाइड्रोजन है 3 के अनुपात में। उसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में कितना है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में भी 2 तत्व है, एक तो कार्बन हो गया आपको कार्बन और दूसरा कौन हो गया? ऑक्सीजन, जिसमें कार्बन कितना है? 3 अनुपात में है और ऑक्सीजन कितना है? 8 के अनुपात में। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसका व्याख्या क्या लिखा है? तो इसका व्याख्या लिखा है कि यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, क्या लिखा है? यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है। कितना होता है? 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम
जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार अमोनिया जो होता है NH में, ठीक है ना, अमोनिया को क्या उसका सूत्र में क्या लिखते हैं NH। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार सदैव कहता है 14:3। देखिए इसका चर्चा किया ना, 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, तो अमोनिया किसी भी अनुपात में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का भार का अनुपात कितना होगा। कहा अमोनिया किसी भी अनुपात में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है, तो कितना होता है। देखिए इसका तो ऑप्शन पढ़े हम लोग अभी, 14:3 होता है। कितना क्या है, 14:3। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 14:3। देखिए इसका व्याख्या क्या लिखा है, इसका व्याख्या कहता है कि यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव कितना होता है, 1:8 होता है। किसमें, यौगिक जल में, क्योंकि जल के बारे में पूछ रहा है, तो जल में कितना होता है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 1:8 होता है, जिसमें हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार यदि कहता है कि 9 ग्राम, इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करे तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी। क्या होगी, 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार अमोनिया में क्या होता है, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो, किसी भी स्रोत से ली गई हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन के एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होता है। क्या कहता है कि किसी भी नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में कहते हैं संयुक्त होता है। ऑप्शन कहता है, ऑप्शन ए दिया है स्थिर अनुपात का नियम, तत्व संयोजन का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका जो राइट हमारा आंसर होगा वो होगा स्थिर अनुपात का नियम। क्या होगा, स्थिर अनुपात का नियम, ऑप्शन नंबर ए। आइए व्याख्या देखते हैं कि व्याख्या में क्या लिखा। स्थिर अनुपात के नियम के बारे में क्या दिया है, कहता है कि लेवाइजिए, देखिए ये जो लेवाइजिए है, किसी बुक में आप लेवाइजिए भी पढ़ते होंगे, ठीक है। तो लेवाइजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर क्या किया, प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक जो 2 या 2 से अधिक तत्वों, परमाणु एवं अणु से निर्मित होता है, इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। प्राउस्ट, देखिए आप प्राउस्ट के बारे में भी पढ़ते होंगे, अपने एनसीईआरटी में चर्चा किया है, ठीक है, क्लास 9 के एनसीईआरटी में। प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार, ठीक है, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार, अच्छा उसके अनुसार बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो हमको पूछ कौन रहा है, कौन सा फाइंड करने बोल रहा है, तो ऑप्शन सही के बारे में पूछ रहेगा। आइए ऑप्शन देखते हैं कि लिखा है रासायनिक पदार्थ में भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुण क्या होते हैं, भिन्न होता है। सेकेंड ऑप्शन लिखा है रासायनिक पदार्थ में यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। सी लिखा है रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होता है। और फोर्थ लिखा है, डी में लिखा है कि रासायनिक पदार्थ में परमाणु अविभाज्य कण होते हैं जिन्हें कतः रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता है। अब इसमें पूछ रहा है कि निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार क्या पूछ रहा है, इसमें सही को फाइंड करने बोल रहा है। चलिए आइए देखते हैं इसका हमारा राइट आंसर क्या होता है। तो इसमें जो फर्स्ट कहता है कि रासायनिक पदार्थ में भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और कतः रासायनिक गुण कतः के भिन्न होते हैं, देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ भिन्न नहीं होते हैं बल्कि कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, ये क्या है, गलत हो गया। यहाँ भिन्न नहीं, भिन्न की जगह क्या रहता है, समान रहता है, तो ये सही हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है रासायनिक पदार्थ में यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं, देखिए ये भी गलत है। ये भी जो है मैंने कि संयोजित अनुपात में रासायनिक पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं, ये संयोजित नहीं होते हैं बल्कि क्या करते हैं, यौगिक बनाते हैं। क्या करते हैं, संयोग करके अनुपात में, जैसे भिन्न भिन्न तत्वों के क्या करेंगे, परमाणु क्या करेंगे, परस्पर क्या करेंगे, पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोग कर क्या बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे। इस आधार पर क्या होगा, ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कहता है रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, ये सही है। ये क्या है, सही है। ऑप्शन डी जो लिखा है कि रासायनिक पदार्थ में परमाणु अविभाज्य कण होते हैं, ठीक है, जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता,
देखिए ये जो है ऑप्शन नंबर जो डी लिखा है, रासायनिक पदार्थ में परमाणु अविभाज्य कण होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता है। देखिए ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि परमाणु क्या होता है, अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका क्या होता है, विनाश होता है। यहाँ लिखा है रासायनिक पदार्थ में क्या होता है, रासायनिक पदार्थ में, ठीक है, जबकि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं। परमाणु क्या होते हैं, अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं। यहाँ लिखा है सिर्फ कण लिखा है कि कण होते हैं, अविभाज्य क्या होते हैं, कण होते हैं, जबकि अविभाज्य क्या होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही क्या होते हैं, ना ही उसको विनाश किया जा सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा अब पूछ रहा है, इसमें कहता है कि ऑप्शन क्या होगा, निश्चित अनुपात क्या होगा, तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ये भी गलत हो गया हमारा। देखिए इसमें गलत कौन कौन, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है, और फोर्थ भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा क्या होगा, द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं, इसका व्याख्या क्या लिखा है। तो इसका व्याख्या लिखा है कि लेवाइजिए, क्या लिखा है, लेवाइजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों, परमाणु या अणु से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इससे बनाया हो। प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था, किसी भी यौगिकों में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। क्या होते हैं, तो प्राउस्ट ने क्या कहा था, देखिए प्राउस्ट ने क्या कहे थे, इसको क्लीन कर देते हैं। प्राउस्ट ने क्या बताए थे, प्राउस्ट बताए थे कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव क्या होता है, एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। किसी भी यौगिक में क्या होता है, तत्व जो होता है सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। ठीक है, देखिए ये तो अभी जो है प्राउस्ट है, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग देखे हैं। और अच्छा, इसमें अगर हम लोग कुछ और चर्चा करें तो इसके बारे में, जैसे आपने पढ़ा होगा जैसे कुछ द्रव्यमान के बारे में, ठीक है, जो इस चैप्टर से पूछ लेता है द्रव्यमान के बारे में, कुछ जो है द्रव्यमान आप उसका याद रखेंगे। ठीक है, हम बता रहे हैं उसको कुछ द्रव्यमान का, जैसे आप हाइड्रोजन, ठीक है, बात करें हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का अगर पूछ ले कि परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी है, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान संख्या है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान संख्या की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी है, 1। ठीक है, और अगर कार्बन का पूछ ले, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा, 12। और ये देखिए कार्बन का जो है परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा, 12। नाइट्रोजन का अगर पूछ ले परमाणु द्रव्यमान संख्या तो कितना हो जाएगा, 14। नाइट्रोजन का 14 हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का 16। और ये ऑक्सीजन वाला जो है परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना है, ये आपको टीआरई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद रखेंगे। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, परमाणु संख्या 16 होता है। और सोडियम का कितना होता है, तो सोडियम का आपका हो जाएगा 23। क्या हो जाएगा, सोडियम का परमाणु संख्या कितना, 23। मैग्नीशियम की अगर पूछ दे तो मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा, तो मैग्नीशियम का हो जाएगा 24। मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा, 24। उसी तरह सल्फर का कितना हो जाएगा, अगर सल्फर का पूछे तो सल्फर का हो जाएगा 32। क्या हो जाएगा, 32 परमाणु। ये जो है परमाणु द्रव्यमान संख्या है, ठीक है ना, परमाणु द्रव्यमान संख्या। सल्फर का कितना हो जाएगा, 32। अच्छा, क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन के जब बारे में पूछे तो क्लोरीन का कितना हो जाएगा, तो क्लोरीन का हो जाएगा 35.5। ठीक है, कितना हो जाएगा, 35.5। मतलब इसका वैल्यू एकदम 35 मान के चलता है। अगर एनसीईआरटी का भी अगर ऑप्शन अगर 35.5 करके पूछा है तब तो 35.5 ही मारेंगे, ऐसे इसका राउंड फिंगर 35 लेके चलता है। और कैल्शियम का अगर पूछ लिए, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम का पूछे तो कैल्शियम का कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, कम से कम इतना जो ये 4-5 भी बताए हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन, कैल्शियम, इस सब का कम से कम परमाणु द्रव्यमान संख्या याद रखेगा, क्योंकि ये सब जो है वो हॉट तथ्य है। मतलब कि जब भी पूछने का ज़्यादा संभावना रहता है, यहाँ से क्वेश्चन अगर जब पूछे तो ज़्यादा संभावना रहता है कि इसका परमाणु द्रव्यमान संख्या ही पूछता है। ठीक है, बाकी आपको हमने डाल्टन के बारे में ये भी बताया कि डाल्टन जो है, डाल्टन को क्या कहा जाता है, इनको आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक बोला जाता है। किनको, जॉन डाल्टन को। और जॉन डाल्टन के बारे में यह बात आप याद रखेंगे, ठीक है ना। आइए इसके साथ एक छोटा सा और जान लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन का अगर पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन को खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, जे थॉमसन थे। कौन थे, जे थॉमसन। ये याद रखेंगे, ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही मतलब बार पूछा जा चुका है, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। थॉमसन,
इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? जे थॉमसन थे। और प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? तो प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन है। कौन है? गोल्डस्टीन। ठीक है। और एक है आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? ये हैं चैडविक। कौन है? चैडविक। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? चैडविक हो गया। और कथा न्यूट्रॉन का खोज कब किए थे इन्होंने? तो 1932 में। चूँकि कभी कभी इनका ईयर पूछ लेता है कि ये जो है चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन को खोज कब किए थे? तो 1932 में किए थे। कब किए थे? 1932 में। अच्छा, एक तो आपको बताना है, अगर आपने ये तो न्यूट्रॉन का खोज हो गया। एक पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है पॉजिट्रॉन के बारे में। क्या पूछता है? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? ठीक है। तो अब आपको इसका कमेंट बॉक्स में आपका आंसर इसका पिन करना है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था। ठीक है, इसका जवाब आपको बताना है। अगर नहीं तो नेक्स्ट जब हम क्लास शुरू करेंगे, नेक्स्ट जब मेरा पार्ट 2 आएगा तो उसमें हम आपको बताएंगे कि पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था। तो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब यदि आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि क्लास और लोगों तक पहुँचे। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा पार्ट 2 नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जो रेस्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।